देश, ये समाज जो है इस पीड़ा के साथ में अगर आगे बढ़ता है तो भविष्य मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। भविष्य कहीं नज़र आता है वो गांधी के चिंतन और गांधी की फिलॉसफी में नज़र आता है। इसलिए गांधी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो केवल अतीत ही नहीं है, हमारा वर्तमान भी है, भविष्य भी है। इस सोच के साथ मैं जुड़ना होगा। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे क्रांतिकारी विचारक भरत लाल जी मीणा। इनके क्रांतिकारी विचारों को हम अपने स्वयंसेवकों में जरूर प्रमाणित करेंगे और कोशिश रहेगी कि एनएसएस में आपके विचारों को दोबारा से रखा जाए, कर्तव्य रखा जाए। धन्यवाद सर। अब समय की कमी को देखते हुए मैं डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी से कहूँगा कि वो हमारे नए अतिथि और हमारे वक्ता डॉक्टर प्रयोज जी सर का हार्दिक अभिनंदन करें और उनके परिचय के लिए वो आए, उनका परिचय दें। डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी। सभी को नमस्कार। सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करता हूं। मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रयोज जोशी जी को। आमंत्रित करने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहूंगा डॉक्टर जोशी के बारे में। आप एमफिल हैं उदारीकरण और गांधी दर्शन पे। आपका पीएचडी महात्मा गांधी का करिश्माई नेतृत्व और भारत में सामाजिक परिवर्तन विषय पर रहा और वर्तमान समय तक आप गांधी पर निरंतर शोधरत है, शोध कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पत्रिका ज्ञान गरिमा से सामाजिक भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा, समय माजरा सहित अनेक प्रतिष्ठित जर्नल में और पत्रिकाओं में आपके शोध प्रकाशित हुए हैं। आपने लगभग 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में सहभागिता की है और आप ही के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन पिछले वर्ष महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से हाल में प्रकाशित पुस्तक राजस्थान की शौर्य परंपरा का भी प्रकाशन आपके द्वारा हुआ है। 25 से अधिक शोध लेख पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। 6 से अधिक पुस्तकें आपके द्वारा प्रकाशित की गई है और पिछले वर्ष जिला प्रशासन द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। आप रोवर लीडर हैं, रोवर लीडर इन एडवांस ट्रेन। रुकता की अजमेर संभाग सचिव और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। जनवादी लेखक संघ के जिला सचिव हैं। इस तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ तो समय कम है और लिस्ट बड़ी लंबी है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए एक बार पुनः स्वागत करता हूं डॉक्टर प्रयोज जोशी जी का और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर प्रयोज जोशी। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के हमारे दोनों अतिथि वक्ता श्रीमान गंगा साई जी का और भरत जी का, कि उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत सरल और सहज शब्दों में गांधी जी के बारे में हमारे युवा विद्यार्थियों के सामने अपनी महत्वपूर्ण बात रखी है। हमारे प्राचार्य आगाल साहब, केसी पंचोली साहब और एनएसएस यूनिट के सभी जो लीडर हैं, धर्मेंद्र चौधरी जी, BL साहब, सौरभ जी, कांता जी और जिला समन्वयक भारती जी, और उसके साथ साथ जो साथी मनीष रंजन जी, सुमन पलासिया जी और भी जो साथी जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं और सभी युवा विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बहुत कुछ भरत जी और गंगा साई जी ने कहा है, मैं कुछ और बातें उन्हीं की बातों में जोड़ना चाहूँगा। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा, जैसा मैं पहले भी कई बार कहता रहा हूँ कि हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि जब 2019 में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे थे 2 अक्टूबर को, तब एक चिंताजनक स्थिति हमारे सामने हमने ये देखी कि ट्विटर हैंडल पर
एक ट्विटर हैंडल जो है टॉप में ट्रेंड कर रहा था और वो था गोड से अमर रहे। और ये ट्विटर पर हम सब जानते हैं कि पीढ़ी के युवा आज की जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं और यहीं से हमें ये चिंता करने की ज़रूरत मुझे लगता है कि है कि आज की युवा पीढ़ी किस दिशा में सोच रही है या उसको सोचने को मजबूर किया जा रहा है और वह किस दिशा में जा रही है। खासकर उस गांधी के देश की युवा पीढ़ी जिस गांधी से कई देशों के आंदोलनों ने प्रेरणा ग्रहण की और आज भी कर रहे हैं। वह चाहे घाना का स्वाधीनता आंदोलन हो, चाहे वह दक्षिण अफ्रीका हो या आज के समय में हम कई देशों के अंदर चाहे जो आंदोलन हो रहे हैं वो गांधी के आंदोलन से प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन स्वयं गांधी के देश में क्यों गांधी को बुलाया जा रहा है? मैं सोचता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी जिससे आज हम रूबरू हो रहे हैं वह युवा पीढ़ी उस युग की पीढ़ी है जिसे आज समाज विज्ञानों में पोस्ट ट्रुथ युग कहा जा रहा है। इस पोस्ट ट्रुथ युग की सच्चाई ये है कि इसमें जो कुछ प्रचारित कर दिया जाए, जिस असत्य को सत्य बना करके परोस दिया जाए, लोगों को वही सत्य लगने लगता है। और ऐसे में इतिहास की एक भ्रामक जानकारी सूचना तंत्र के माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यमों से हमारी युवा पीढ़ी के सामने इस तरह से परोसी गई है कि उसे वह जो असत्य उनके सामने परोसा गया है वही सत्य लगने लगता है और इसी कारण से वह गांधी को गाली देने लगता है। वह हमारे इतिहास के और अन्य नायकों को अपने अपने संकुचित दायरे में रख करके गाली देने का प्रयास करता है। इसीलिए मैं आज की युवा पीढ़ी के सामने जब गांधी की बात करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि हमें एक बार युवा पीढ़ी से, आज की इस युवा पीढ़ी से ये कहना चाहिए कि ठीक है, आपको गांधी अच्छे नहीं लगते, आप छोड़ दीजिए एक बार गांधी को, हम एक तरफ रख देते हैं गांधी को। हम तो मुद्दों की बात करते हैं, हम तो आज के जो मुद्दे इस युवा पीढ़ी के सामने हैं, जो आप लोगों के सामने हैं, हम उन मुद्दों की बात करते हैं। मैं एक बहुत सीधा साधा सवाल आज के युवा साथियों से पूछना चाहूँगा कि आखिर हम कैसा समाज चाहते हैं, हम कैसा देश चाहते हैं, हम कैसा राष्ट्र चाहते हैं, हम हमारे मूलभूत प्रश्न क्या है? मुझे लगता है कि हम देश, राष्ट्र और इन सब बड़ी बड़ी बातों पर आए उससे पहले हमारा मूलभूत सवाल ये होता है कि हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, हमारा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल जो हमारे सामने होता है कि रोजी रोटी के बाद कपड़ा, मकान और मकान के बाद हमारी आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ती चली जाए, जिसे हम एक शब्द में सीमित कर दें कि विकास, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी विकास चाहती है, देश को, समाज को आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन ये विकास कैसा होगा? इस प्रश्न पर क्या जब हमारी युवा पीढ़ी सोचती है तो उसके सामने क्या नक्शा होगा? ये वो मूलभूत सवाल है जिस पर आज की युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए। कि आज की युवा पीढ़ी इन मूलभूत प्रश्नों पर भी विचार कर रही है, क्योंकि उसके सामने बहुत भ्रामक चीजें परोस दी गई है। उसके जाति के सवाल खड़े कर दिए गए हैं, उसके सामने मजहब के सवाल खड़े कर दिए गए हैं, उसके सामने एक तथाकथित राष्ट्रवाद का झूठा चित्र पेश कर दिया गया है और उसे लगता है कि सब चीजों को छोड़ करके पहले हमें जाति, मजहब, मंदिर, मस्जिद या झूठा राष्ट्र का एक चित्र हमारे सामने रख दिया गया है, पहले हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। ये सवाल बात का है
पहला सवाल अगर मैं आपसे करूं कि आपका पेट भरेगा तो आप देश के बारे में सोचेंगे, तो आप राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, और आपका पेट कब भरेगा? जब आपके हाथ में रोजगार होगा। लेकिन आज रोजगार की स्थिति क्या है देश में? अभी कोरोना की बात आई, कोरोना काल के बाद तो इस देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। जिन लोगों के पास रोजगार थे वो रोजगार भी छिन गए हैं। तो ऐसी दशा में आप ये सोचें कि आपको अगर रोजगार नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? और अगर आप जिंदा नहीं रहेंगे तो देश, समाज, राष्ट्र, इन सब प्रश्नों पर तो बाद में सोचेंगे ना। अब आप मूल प्रश्न पर मैं वापस लौटूं कि ये रोजगार की समस्या हमारे देश में क्यों है? गंगा साई जी ने बहुत सरल शब्दों में इस ओर संकेत किया कि हमने जो विकास का मॉडल चुना, वो विकास का मॉडल ही ऐसा है कि उसमें रोजगार छिनना अवश्यंभावी सा है। हमने जो विकास का मॉडल चुना वो हमारे देश के अनुरूप है ही नहीं, हमारे देश की जनसंख्या के अनुरूप है ही नहीं। हमने अंधाधुंध मशीनीकरण वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का एक ऐसा मॉडल चुन लिया जिसमें हमें ये सब्जबाग दिखाए गए कि ऊपर के लेवल पर अगर विकास होगा तो वह विकास नीचे के लेवल तक आएगा और अपने आप नौकरियां, जैसे जैसे उद्योग बढ़ेंगे वैसे वैसे नौकरियां क्रिएट होती जाए। लेकिन ऐसा नहीं। अब ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जितना मशीनीकरण हम करते चले गए उतने ही हमारे जो श्रमशील लोग थे, या जो जिसे हम कहें श्रमशील हाथ है, वो बेरोजगार होते चले गए। हमने कृषि अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया, हमने एग्रीकल्चर को खत्म कर दिया, और इस एग्रीकल्चर को खत्म करने के कारण से एग्रीकल्चर पर आधारित जो दूसरे ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधे थे हमने उनको भी खत्म कर दिया। परिणाम ये हुआ कि आज हर युवा जो है वो इंडस्ट्री की तरफ भागना चाहता है, लेकिन वहां भी तो एक सिचुएशन है, तो अब उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो ये जो मॉडल हमने अपनाया ये मॉडल ही गलत था, और गांधी इस आशंका को शुरू से व्यक्त कर रहे थे। गांधी ने इसीलिए मशीनीकरण का विरोध किया। गांधी ने इसीलिए जो मॉडल हमारे सामने रखा वो विकास का वो मॉडल था जिसमें नीचे से विकास की बात की जाती, जहाँ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाता, जहाँ कुटीर उद्योग धंधों को मजबूत बनाया जाता, जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाता और कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित उद्योग धंधों को मजबूत बनाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम गांधी के रास्ते पर नहीं चले। इसके वनिस्पत हमारा पड़ोसी देश, जिसको हम बहुत बरगलाते हैं, हम ठीक है हमारी अपनी राजनीतिक समझ से हम चीन को भले ही कितनी गालियां दें, लेकिन चाइना ने कहीं ना कहीं गांधी के मॉडल को अडॉप्ट किया। उसने भले ही मशीनीकरण किया हो, लेकिन उसने अपने कुटीर उद्योगों को खत्म नहीं किया। उसने मशीनों के द्वारा जो उत्पन्न चीजें हैं उनको असेंबल करने का काम कुटीर उद्योग धंधों के जरिए कराया, इसलिए वहां पर बेरोजगारी इतनी नहीं बनती जितनी भारत में। तो हमने गांधी को बेदखल किया, उसके कारण से हमने एक ऐसा रास्ता चुन लिया, गांधी के विपरीत हमने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जो इस देश के अनुरूप नहीं था। मैं एक संकेत केवल आपको ये दे रहा हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको गांधी में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? उसका कारण भी है, और वो कारण ये है कि गांधी ने इस देश को भली भांति जाना और समझा। आज के युवा जब राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात करते हैं तो जैसा भरत जी और गंगा साई जी दोनों ने संकेत किया कि हम अपने देश को जानते कितना है, ये एक मूलभूत बात है। हम अपने परिवेश को जानते कितना है, हम अपने आसपास के वातावरण को जानते कितना है, ये मूलभूत बात है। आप देखें कि 1915 में जब गांधी भारत आते हैं तो गांधी एकदम सार्वजनिक जीवन में प्रवेश नहीं करते, एकदम राजनीतिक मंच पर नहीं आ जाते। 1915 में आने के बाद वो क्या कर रहे हैं? गांधी
कैसे भारत को जान रहे हैं। उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा कि अगर असल भारत को जानना है तो वो रेलवे के तीसरे दर्जे में सवार होकर के पूरे भारत को घूमते हैं, पूरे भारत भ्रमण करते हैं, गांव गांव का भ्रमण करते हैं, इस देश की जनता को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद वो साबरमती में अपना आश्रम बनाते हैं और उस आश्रम में वे भारत की समस्याओं का निदान करते हैं। आप देखें कि साबरमती आश्रम जब वो बनाते हैं तो उसकी पहली शर्त क्या रखते हैं? उसकी पहली शर्त ये रखते हैं कि साबरमती आश्रम में सबसे पहले भारत के अंतिम स्तर पर बैठा हुआ जो दलित समुदाय है, उस दलित समुदाय का कोई व्यक्ति आकर के रहेगा, तब यह आश्रम चालू हो। और तब अगर आप इतिहास को पढ़ें तो हम में से बहुत से लोग तो जानते हैं कि दूधा भाई और दानी बहन, ये जो दलित पति पत्नी थे, वो सबसे पहले आकर के साबरमती आश्रम में रहते हैं और वहां से साबरमती आश्रम की शुरुआत हुई। और गांधी के लिए आसान नहीं था। जब दूधा भाई और दानी बहन आकर के रहने लगे तो गांधी ने उनसे कहा कि दानी बहन को कहा कि रसोई आप संभालेंगे। अब सबसे पहला विरोध गांधी की पत्नी कस्तूरबा ने किया कि एक दलित के हाथ से बना हुआ खाना कैसे खाएं। तो गांधी का उत्तर क्या था कस्तूरबा को? तुम खाओ या मत खाओ, तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें दानी बहन के हाथ का भोजन करना होगा। और आखिरकार बाद में कस्तूरबा के दानी बहन के साथ, दूधा भाई के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। जब दूधा भाई और तो साबरमती आश्रम जिस जमीन पर बना था, वो जमीन एक बड़े सेठ ने उन्हें दान की। उस सेठ को जाकर के आसपास के लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो दलित बस्ती बस जाएगी, हम कैसे गुजारा करेंगे, तो इस आश्रम को हटवाइए। और तब उस सेठ ने गांधी जी से कहा कि आप ऐसा मत करिए। तो गांधी ने कहा कि मैं तो यही करूंगा, आप चाहें तो मैं कहीं और जाकर के आश्रम बना देता हूँ। गांधी अड़े रहे। तो गांधी का ये जो अड़िग प्रतिज्ञा थी अपने समाज को बदलने को लेकर के, वो केवल आदर्शों, बातों या भाषणों में नहीं थी। जैसा आज के युवाओं के अंदर हम देखते हैं, देश बदलने की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी राष्ट्रभक्ति की बातें, समाज बदलने की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन यथार्थ में आप अपनी करनी के अंदर वो चीज कर पाते हैं या नहीं, ये बड़ी बात है। तो आप जब तक समाज को तब तक नहीं बदल सकते हैं जब तक कि आप अपनी कथनी और करनी के अंतर को नहीं मिटाएंगे। गांधी यही कर रहे थे। एक और बात, क्या आप जब आज की युवा पीढ़ी जब देश भारत माता के नारे लगाती है, निर्माण की बात करती है या देश को बदलने की बात करती है, तो मेरा एक सवाल फिर युवाओं से ये होता है कि हम छोड़ देते हैं, फिर वापस से हम छोड़ देते हैं गांधी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, ये सब छोड़ देते हैं। ये भारत है क्या है ये भारत जिसकी जगह? ये प्रश्न बहुत प्रश्न है। ये लगने में बड़ा सरल प्रश्न लग सकता है, जैसा कि गंगा साई जी ने कहा कि ये केवल एक भौगोलिक सीमाएं नहीं है कि उत्तर के दक्षिण में हिंद महासागर तक जो फैला हुआ है वो भारत नहीं। बहुत जटिल प्रश्न। ये भारत है क्या? ये भारत एक दिन, एक बरस या कुछ सालों में नहीं। यह प्रश्न अंग्रेजों ने गांधी और कांग्रेस से भी किया। अंग्रेज भारतीयों को हमेशा ये चुनौती दी कि कभी भी मिलकर के आप एक भारत नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आप विभिन्न जातियों, धर्मों, मजहबों, भाषाओं, क्षेत्रों में बटे हुए हैं। कभी भी एक होकर के एक भारत का निर्माण नहीं कर सकते। ये चुनौती, जिसे उन्होंने भारत समस्या कहा, वो भारत समस्या की चुनौती
उन्होंने गांधी और कांग्रेस के बीच में रखी। गांधी से पहले आप देखें कि 19वीं शताब्दी के आरंभ से भारत में सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हम राजा राम मोहन राय के पुनर्जागरण के बाद से ही देखते हैं। तो ये 150 साल का इतिहास है हमारी आजादी के संघर्ष का, और उसमें गांधी का प्रवेश हो रहा है 1915 में और सक्रिय राजनीति में तो 1920 से। तो गांधी का जो युग है वो तो 30 या 32 साल का युग है केवल। लेकिन गांधी की ने ऐसा क्या किया? गांधी ने इस भारत समस्या, जिसे भारत समस्या अंग्रेज कह रहे थे, उससे गांधी से पूर्व का नेतृत्व नहीं निपट पाया, गांधी उससे निपटे। और गांधी ने, जैसा भरत जी ने कहा, कि उस आजादी के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील कर दिया। कैसे? उन्होंने मुस्लिमों को अपने साथ लिया, उन्होंने दलित जातियों को अपने साथ लिया, उन्होंने स्त्रियों को अपने साथ मिलाया, गांव को अपने साथ मिलाया, उन्होंने मजदूरों को अपने साथ मिलाया, उन्होंने श्रमिकों को अपने साथ मिलाया, उन्होंने किसानों को अपने साथ मिलाया, और उन्होंने सामंतों और पूंजीपतियों को भी अपने साथ मिलाया। तो ये जो समन्वयवाद, जो अलग अलग धाराएं थी राष्ट्रीय आंदोलन की, उन सब धाराओं को गांधी एक मंच करके आए। यही गांधी की खूबसूरती थी। और वो क्यों ला पाए? वो इसलिए ला पाए क्योंकि गांधी ने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, गांधी ने बहुत छोटी छोटी बातें की जो हम अपने सामान्य जनजीवन में आपस में बहुत बार करते। ईश्वर सत्य है, बड़ी सरल सी बात जो भारतीय जनजीवन में व्यक्त। सच के लिए डटे रहो, सच के लिए संघर्ष करो, डरो मत, निर्भीक बनो। हम आज भी छोटी छोटी आफतें आती है जीवन में, छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं, जैसा निराशा से भर जाते हैं और उस निराशा में हम हिंसा करने लगते हैं। डरो मत। गांधी, नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जहाँ गांधी का जिक्र किया है और जहाँ गांधी का वो परिचय करा रहे हैं, वहाँ वो ये कहते हैं कि गांधी से सबसे पहले हमने जो बात सीखी वो ये है कि निर्भीक बनो, डरो मत। तो गांधी ने बहुत छोटे छोटे संदेश जनता के बीच में, और स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स भी किया। क्या कि असहयोग आंदोलन जब 1920 में चलाया तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया ताकि मुस्लिमों को अपने साथ मिला सके। उन्होंने दलित जातियों के प्रति जो छुआछूत और भेदभाव हो रहा था उसका विरोध करने के लिए सवर्ण जातियों को शिक्षा देना शुरू किया कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमने एक लंबे समय तक इन लोगों का शोषण किया है, अब इनको भाइयों की तरह गले लगाओ। ये जो बातें थी, उन्होंने खेड़ा आंदोलन में सामंतों और किसानों के बीच में समन्वय बिठाने का प्रयास किया। उन्होंने अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन जो हुआ 1918 में, उसमें पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में समझौते कराने का प्रयास किया। समन्वय, सभी को एक साथ लेकर चलने, एक साथ एक मन खड़ा करेंगे तभी आप एक देश बना पाएंगे, तभी एक राष्ट्र आप बना पाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है सहिष्णुता, सहन शक्ति। तो गांधी में थी। आज के युवा पीढ़ी को आपको पता होना चाहिए कि गांधी, आप में से कई लोग कहते हैं कि साहब गांधी ने क्या सहन किया, गांधी ने कभी लाठी खाई क्या? आपको पता होना चाहिए गांधी को उनके जीवन में 9 बार उनकी हत्या का प्रयास हुआ, 9 बार। उसमें से 3 बार दक्षिण अफ्रीका में और 6 बार भारत। 9 बार हत्या का प्रयास हुआ और 9 बार ही उन्होंने अपने हत्यारों को, 9वें में तो वो गौर से सफल हो गए, लेकिन उनमें से 8 बार जो हत्या के प्रयास उनके हुए, उन्होंने हर बार अपने हत्या के प्रयास करने वाले हत्यारे को माफ किया, हर बार। ये गजब की सहिष्णुता। ये जैसे पुरुषोत्तम अग्रवाल को कोट करते हुए गंगा साई जी कह रहे थे, मजबूती, ये आत्मबल, ये मजबूती, इस मजबूती का नाम गांधी है।
क्योंकि हम सब इतनी मजबूती अपने भीतर पैदा नहीं कर पाते, इतना आत्मबल हम अपने भीतर पैदा नहीं कर पाते। हम थोड़ी सी कठिनाई जीवन में आते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उस डर को गुस्से या क्रोध या हिंसा के रूप में दूसरे के सामने व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि वो हमें ज्यादा आसान लगता है। तो ये निर्भीक होना, ये मजबूत होना, अपने आत्मबल को मजबूत करना, सहिष्णु होना, ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए हमें गांधी कठिन लगते हैं, इसलिए हम गांधी से दूर से ही निकल जाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, अगर इस हिंदुस्तान को वास्तव में हिंदुस्तान बनाना है, वो भारत समस्या जो अंग्रेज हमारे सामने खड़ी करके गए थे, जिस समस्या से गांधी बहुत खूबसूरती से निपटे, वह समस्या अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं बीज तो छोड़ दिए और आज वो पल्लवित हो रहे हैं। आज की राजनीति उसे और ज्यादा पुष्प पल्लवित कर रही है उस भारत समस्या को। वो जो जातीय विभाजन, वो जो मजहबों के विभाजन, वो जो भाषाई विभाजन, वो जो क्षेत्रीय विभाजन है, उनको आज और ज्यादा चौड़ा किया है। आज आप हर दिन का अखबार उठाकर देख लीजिए, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, इन सब के बीच में आपस में तनातनी, भाषाई विवाद, ये जातीय विवाद, जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं आज की तारीख, मजहबों को लेकर के जिस तरह की राजनीति, ये सारे विभाजन जो अंग्रेज एक समस्या के रूप में छोड़ के गए हैं। जैसे गांधी ने तो अपने समय में खूबसूरती से निपट लिया, लेकिन अब आज के समय में हम कैसे निपटेंगे? और जब हम रास्ता तलाशेंगे तो हमें बार बार कहीं न कहीं गांधी के पास लौटना पड़ेगा। आप मत लीजिए भले ही नाम गांधी का, लेकिन आपके पास रास्ता क्या है? क्या आप हिंसा के जरिए बदलाव करेंगे? क्या आप कोई बहुत बड़ी हिंसात्मक क्रांति के या बहुत बड़ी क्रांति हिंदुस्तान में कर सकते हैं? क्या आपको लगता है हिंदुस्तान की जनता बहुत बड़ी क्रांति के लिए कभी तैयार होगी? नहीं। और होगी तो भी आपके जो राजनीतिक विभाग, जो राजनीति जिस तरह की विभाजन पैदा कर रही है हमारे बीच में, और उन विभाजनों के जिस तरह से हम शिकार हो रहे हैं, उस तरह से कभी भी कोई क्रांति करी नहीं। भारत में तो जो भी परिवर्तन होंगे वो अहिंसात्मक तरीके से और लोकतांत्रिक माध्यमों से ही होंगे, और उसके लिए हमको बार बार गांधी को याद करना पड़ेगा, बार बार गांधी की ओर लौटना पड़ेगा। और फिर मैं कहता हूँ कि चलिए आप गांधी को भी भूल जाइए, आप किसी का भी रास्ता ले लीजिए, चाहे वो भगत सिंह का रास्ता हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद का रास्ता हो, चाहे वो गांधी के बजाय किसी और जिसको आप आदर्श के रूप में, चाहे वो तिलक का रास्ता, ये सब भी एक भारत की बात कर रहे थे। उस भारत की जिसमें मजहबी विभाजन ना हो, उस भारत की जिसमें भाषाई विभाजन हो, उस भारत की जिसमें जातीय विभाजन हो। लेकिन हम आज की युवा पीढ़ी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, सरे रास्तों पर जिस तरह की भाषा, सरे चौराहों पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, वो तो न तो भगत सिंह का रास्ता है, न ही वो स्वामी विवेकानंद का रास्ता है, न ही वो गांधी का रास्ता है। हम अपनी अस्मिताओं की लड़ाई लड़ें, लेकिन अपनी अस्मिताओं को इतना मुखर न बना दें कि हम फिर से उसी भारत समस्या में उलझ कर रह जाएंगे जो अंग्रेजों ने खड़ी की थी, और जिससे बड़ी मुश्किल से इन सब योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी। तो मैं आज की इस वेबिनार के माध्यम से आज के युवा साथियों को ये कहना चाहूंगा कि आप सहिष्णु बने, निर्भीक बने। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो गांधी कह रहे थे, दूसरों को अपना जैसा समझ लो, बस। गांधी यही गांधी है, यही भगत सिंह है, यही विवेकानंद। जो आप है, जो आप अपने लिए चाहते हैं, वही आप दूसरों को देने के लिए भी तैयार हो। जो आजादी आप अपने लिए चाहते हैं, वही आजादी आप दूसरों को देने के लिए भी तैयार हो। दूसरों की बात सहिष्णुतापूर्वक सुनने के लिए तैयार हो जाए, दूसरों को भी मंच देने के लिए तैयार हो जाए। और ये कब होगा? जब आप इधर उधर सोशल मीडिया या ये जो पोस्ट ट्रुथ एज में जो
असत्य को सत्य बना करके परोसा जा रहा है, उसकी बजाय आप गांधी की तरह सत्य के प्रयोग करना सीखें। और सत्य का प्रयोग कैसे करें? आप पढ़ें। मैंने कहा ना कि आप भगत सिंह का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन भगत सिंह क्या कर रहे थे ये भी पता है? भगत सिंह तो 23 मार्च 1931 को जब उनको फांसी दी जा रही थी तब भी लेनिन की डायरी पढ़ रहे थे, लेनिन पढ़ रहे थे। देखिए आप उस युवा को कि मौत सामने खड़ी है लेकिन वो पढ़ रहे हैं। गांधी ने सब पढ़ा, गांधी ने कुरान भी पढ़ी, गांधी ने बाइबल भी पढ़ी, गांधी ने गीता भी पढ़ी। हम तो कुरान के नाम से बिदकते हैं, हम बाइबल के नाम से बिदकते हैं। तो जब तक हम अपने आप को एक ब्रॉड माइंडेड फ्रेमवर्क में नहीं लेकर के आएंगे, जब तक हम खुद पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, आप गांधी को पढ़िए, आप विवेकानंद को पढ़िए, आप भगत सिंह को पढ़िए, जब तक हम खुद पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तब तक हम खुद को निर्भीक नहीं बना पाएंगे, निडर नहीं बना पाएंगे, आत्मबल पैदा नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम ये नहीं करते हैं, हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। हम केवल और केवल बातें करके रह जाएंगे। तो आज आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सौरभ जी, प्रमोद जी, पीएल आर्य साहब, धर्मेंद्र जी, कांता जी, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और फिर कभी बात होगी तो गांधी पर और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। जैसे हमारे क्रांतिकारी और गांधीवादी विचारक डॉक्टर पेयो जोशी सर, उन्होंने बताया कि मीडिया युवा पीढ़ी को असत्य परोस रहा है या सत्य है। अब ये युवाओं को ही स्वयं को खोजना होगा। हकीकत में युवा बेरोजगार है और अभी उनके रोजगार के बारे में सोचना होगा। ये हमारा असली राष्ट्रवाद है और आपके सारे जवाब आपको गांधी के विचारों में ही मिलेंगे। उन्हें पढ़ें। ये हमारे डॉक्टर पेयो सर ने बड़े अच्छे से हमें बताया। और अब क्योंकि अब इसका समापन हो रहा है, अंत में मैं डॉक्टर ज्ञानचंद जी भारती जी से अनुरोध करूंगा कि वो लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ। सौरभ जी, यस सर, एक मिनट। यस सर। बहुत अच्छी वेबिनार हुई और बहुत लाभान्वित हुए हम आज के वक्ता हैं उनसे सुन करके। मेरा एक अनुरोध है आप सभी एनएसएस के हमारे कार्यक्रम अधिकारियों से कि गंगा साई जी का कार्यक्रम ये थोड़ा कोरोना नॉर्मल हो जाए तो कॉलेज में रखिएगा, उनको आमंत्रित करिएगा ना, विशेष अतिथि के तौर पे, और सारे बच्चों के सामने उनका भाषण रखना है, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपका ये अनुरोध मैं गंगा साई जी तक पहुंच गया होगा। बहुत धन्यवाद। मैं भी आना चाहता हूँ, कई बार योजना बनी, आ नहीं पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। यस सर, तो आप आइए, विशेष नॉर्मल हो जाए तो बिल्कुल आइएगा, बहुत अच्छी बात है। जरूर सर, जरूर। मैं लाभान्वित होंगे आपके विचारों से, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद सर। सर हमारे अच्छी बात जो आपको इनवाइट कर रहे हैं, अगले कोविड-19 की महामारी के बाद आपको जरूर आमंत्रित किया जाएगा। हम जो है उनसे कमिटमेंट करते हैं। अब मैं ज्ञानचंद भारती जी से कहूँगा कि वो सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। सर ज्ञानचंद भारती। बहुत ही अच्छी वेबिनार कही जा सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर पयोज जी की अंतर्राष्ट्रीय जो सेमिनार थी उसके बाद गांधी पर इतना सुनने को आज एक साथ मिला है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर गंगा साई जी मीणा को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आपसे हमारा पहला परिचय है और ये परिचय हमेशा के लिए जुड़े, इसके लिए मैं ऐसी भावनाएं रखता हूँ। और साथ में जिस इंक्लूडेंस की आपने बात कही और जो गांधी के विचारों को अपना करके हम स्वदेशी की तरफ जा सकते हैं, हम राष्ट्र निर्माण की तरफ जा सकते हैं और पूंजीवाद के क्योंकि जो दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं, ये बात डॉक्टर पयोज जोशी ने कही, ये बात डॉक्टर भरत मीणा जी ने भी कही, या आपने भी कही। तो ये बात मैं बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ कि वर्तमान में जो भारतीय सरकार और नीति निर्माताओं का जो विकास का ढांचा है या विकास की जो फिलोसफी है या जो विकास की
पॉलिसी है उसमें एक परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। तो यह आप लोगों ने शिद्दत से इस बात को महसूस की। दूसरा, आप तीनों लोगों का जो विचार था कि जिस प्रकार से युवा दिग्भ्रमित है, उसको जो कंटेंट परोसा जा रहा है वो कंटेंट सही नहीं है, उसको सही कंटेंट पहचानने की आवश्यकता है, और साथ ही उसको अपने मतलब और फायदे की चीजें उसमें ढूंढ करके उपयोग लेने की बात कही है। कि जैसे डॉक्टर गंगा साहिब जी ने शुरुआत में कही थी कि युवा निराश है, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने कि विश्व में जो देश विकास के पहले पायदान पे पहुंच गए हैं वहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स ढूंढा जा रहा है और हम विकास की दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स था हम उसको छोड़ करके जा रहे हैं। तो ऐसी जो चीजें आप लोगों ने जो बताई है वो बहुत ही काम की है। मैं डॉक्टर गंगा साहिब मीणा जी का, डॉक्टर भरतलाल जी मीणा का और डॉक्टर पयोज जोशी का एक विहंगम दृष्टिकोण रखने के लिए और बहुत ही सारगर्भित वार्ताएं रखने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा तहे दिल से। और साथ में आप लोगों से कहूंगा कि भविष्य में जब कभी हमें आप लोगों की आवश्यकता हो इस प्रकार के वेबिनार और विचार विमर्श की, आप हमारे लिए उपलब्ध रहें, ये मैं आशा व्यक्त करता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्राचार्य महोदय का, उपाचार्य महोदय का और सोमानी जी का कि आप लोगों ने, क्योंकि आज नवरात्रा स्थापना का दिन है, बहुत सारे अलग प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन सब चीजें छोड़ करके आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप तीनों महानुभावों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और फिर मैं उन विद्यार्थियों और संस्थकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने बहुत लंबे समय तक, क्योंकि अक्सर जो ये वेबिनार जो है वो लगभग 2 घंटे के लगभग होने वाली है, तो अच्छी वार्ता एक वेबिनार हुई है। तो उसके लिए आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना और उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, मनीष रंजन जी, डॉक्टर सुमन पलासिया जी और अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र है मेरी राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम, क्योंकि मैं जिला समन्वयक हूँ। मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने छोटे भाइयों का उत्साहवर्धन करूं और उनके सफल आयोजन के लिए उनको साधुवाद दूं, उनको मुबारकबाद दूं। तो डॉक्टर सौरभ सिंह, डॉक्टर कांता मीणा, डॉक्टर BL आर्य, प्रोफेसर धर्मेंद्र चौधरी, आपने जिस लगन और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की है और वेबिनार का आयोजन किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आप भविष्य में इस प्रकार की वेबिनार आयोजित करते रहें। इस प्रकार की मैं कहते आपको साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और राष्ट्रीय सेवा योजना की जो उद्देश्य है, जो महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी में जो उनकी विचारों को लेकर के जो शुरू की गई है, हम इस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वो बापू या गांधी के सपनों की ओर बढ़ रही है और तभी हमारी इसमें सार्थकता है और हमारी प्रासंगिकता रहेगी इस राष्ट्रीय सेवा योजना की। और मैं सब लोगों को, चूंकि अब भोजन का वक्त होने वाला है, अनेक प्रकार के लोगों को व्यवस्थाएं करनी है, तो मैं सब लोगों से कहता हूँ कि इस वेबिनार की अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग अपने कार्य से वो अपना कार्य करें और आप किसी को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे जो आयोजक है वो धन्यवाद और देंगे। तो मैं उनसे कहूँगी आपको भी अपने आप को धन्यवाद माने और इसको कहते हैं कि बहुत ही अच्छे उसके कहते हैं कि दृष्टिकोण से जो वार्ता आयोजित हुई है और जो सार्थकता बनी है उसके लिए धन्यवाद मांगते हुए साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, विजय डॉक्टर ज्ञानचंद भारती जी। अब मैं अंत में डॉक्टर BL आर्य जो कि हमारे NSS अधिकारी हैं को धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर BL आर्य जी। आवाज आ रही सर? बिल्कुल सर, आ रही है। गांधी जी पर बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं, सारगर्भित संवाद हुआ है। गांधी जी अपने समय से कहीं ज्यादा वर्तमान में प्रासंगिक हो उठे हैं। गिरते मानवीय मूल्यों और ओछी होती जा रही राजनीति का सर्वाधिक शिकार आज हमारा युवा हो रहा है। ऐसे में गांधी जी के आदर्शों पर चलने की हमारे युवाओं को सख्त जरूरत है और राष्ट्रीय सेवा योजना
द्वारा आयोजित एक दिवसीय 21वीं सदी का युवा और महात्मा गांधी विषयक वेबिनार में सादर आमंत्रित डॉक्टर गंगा साहेब मीणा जी, आदिवासी विमर्श के मुख्य पैरोकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर भरत मीणा जी, डॉक्टर पयोज जोशी जी, हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर जीसी भारती साहब और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर केसी पंचोली साहब, हमारे प्राचार्य महोदय एस.जी. आगाल साहब, मनीषा उदावत जी और हमारे अन्य साथीगण डॉक्टर मनीष रंजन जी, सुमन पलासिया जी और जो देखने से छूट रहे हैं उन सभी का मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ ही हमारे अन्य विद्यार्थी भी जरूर लाभान्वित हुए हैं और भविष्य में हम ऐसी संगोष्ठियां आयोजित करेंगे जिसमें हमारे स्वयंसेवक और छात्र सीधे आपसे रूबरू होंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ सभी का पुनः हार्दिक आभार और धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे भविष्य में चाहेंगे कि ये वेबिनार ना होकर के एक सेमिनार बने, इसके लिए हम आशावादी हैं और रहेंगे। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मैं कमोल सिंह जी का मैं समाधि चाहूंगा। इस वेबिनार के जो मुख्य कर्णधार है डॉक्टर कमोल सिंह मीणा का मैं विशेष रूप से आभार अनुभव करता हूं और इसके जो मुख्य आयोजक हैं डॉक्टर सौरभ सिंह का भी मैं विशेष आभार अनुभव करता हूं और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के जो कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर कांता मीणा जी, डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी जी, क्योंकि इनके साथ मुझे काम करना ही है और नहीं कल डांटेंगे मुझे, तो मैं इनका भी विशेष रूप से हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ। कमोल सिंह जी का पुनः हार्दिक आभार। धन्यवाद आर्य सर। सबसे बड़ा आभार तो गंगा साई जी का और जो हमारे अतिथि जो जुड़े हमारे से समय निकाला और गंगा साई जी ने हमारा अतिथि स्वीकार किया, इसके लिए मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सबको, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आयोजन और बहुत अच्छे वक्तव्य भी थे मेरे बाद में जिन्होंने बोला, वो मुझसे ज्यादा विशेषज्ञ हैं गांधी के और आप सबसे मिलना चाहूंगा। जल्दी हम समय निकालेंगे और मिलेंगे कोरोना के बाद में। जी सर, कोई आयोजित करेंगे। अगेन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पूजा इधर आना एक मिनट जल्दी।